ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पैनाडोल के मसनूई किल्लत के आगे घुटने टेक दिए। पैनाडोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। एक गोली की कीमत ₹2.35 मुकर्रर कर दी गई है। पैनाडोल की किल्लत खत्म करने के लिए कंपनी का बड़ा मुतालबा मान लिया गया। पैनाडोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। एक गोली की कीमत ₹2.35 मुकर्रर कर दी गई। पुरानी कीमत ₹1 से जायद थी। कई माह से पैनाडोल मार्केट में नहीं थी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और पैनाडोल कंपनी में कीमत तय पा गई। फैसलाबाद के लिए 10,000 बॉक्सेस पैनाडोल मिलेंगे। कल से मेडिकल स्टोर्स पर पैनाडोल दस्तयाब होगी। बात कर लेते हैं आजादार हुसैन से। जी बताइएगा आजादार इस हवाले से। जी बिल्कुल, मरीजों के लिए अच्छी खबर है। मरीज पैनाडोल के हसूल के लिए ख्वार हो रहे थे, मुख्तलिफ फार्मेसीज मेडिकल स्टोर्स के चक्कर लगा रहे थे, मगर पैनाडोल ना मिलने के सबब मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा था। अब पैनाडोल जो है वो फराहम कर दी गई है। कितनी पैनाडोल जो है फैसलाबाद के लिए फराहम की गई है और कब से ये फार्मेसियों और मेडिकल स्टोरों पे मरीजों को फराहम हो सकेगी? हमारे साथ डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मोहसिन असगर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मोहसिन साहब बताएं, कब से शुरू हो गई और कितनी तादाद में दी गई? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको भी पता है कि ये पैनाडोल का काफ़ी अरसे से ये मार्केट में शॉर्ट थी और जो मैन्युफैक्चरर था और जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है उनके दरमियान निगोसिएशंस चल रही थी प्राइस के हवाले से। तो अब वो उन दोनों उनके कुछ मामला तय पा गए हैं। ड्रैप ने उनको नई प्राइस जो कि थोड़ा सा इंक्रीज़ है वो बढ़ा के दे दी है, अप्रूव कर दी है। तो हमें अभी डिस्ट्रीब्यूटर से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि 2 दिन हुए हमारे पास फ्रेश स्टॉक पैनाडोल का आ गया है, नई कीमत प्रिंट होके। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो आवाम में एक बेचैनी थी कि ये आम सर दर्द और बुखार की दवा जो अवेलेबल नहीं हो रही थी, अब इंशाल्लाह इसकी जो सप्लाई लाइन में है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी और विद इन वीक जो है ये हर फार्मेसी और हर छोटे से छोटे मेडिकल स्टोर पे बआसानी अवेलेबल होगी। अच्छा, मौसम को तादाद का पता है, किस तादाद में मौसूल हुई है? इसके साथ साथ पहले क्या कीमत क्या थी और अब कीमत क्या होगी ताकि शहरियों को पता चल सके? पहले जो कीमत थी वो ₹1 कुछ समथिंग थी। अब पर टैबलेट जो ड्रैप ने प्राइस अप्रूव की है वो ₹2.35 रिटेल प्राइस की है। इसी तरह ₹23.50 जो है एक ब्लिस्टर यानी कि 10 गोलियों की कीमत ये है। और जो एक बॉक्स है जिसमें बॉक्स की पैकिंग में उसकी कीमत है ₹470। तो ये स्टॉक तो कंटिन्यूस एक सप्लाई है, मतलब उनके पास मेरा ख्याल 10,000 से ज़्यादा बॉक्सेस आए हैं और ये अब कंटिन्यूस आते रहेंगे। तो हमारी भी ये कोशिश है कि हम जो है कि इसकी अवेलेबिलिटी को एश्योर करें। इसकी फराहमी जो है वो मेडिकल स्टोरों पे यकीनी बनाई जा सके और इसके लिए मेडिकल स्टोरों के लिए एक बाकायदा तौर पे। बहुत शुक्रिया आजादार अपडेट करने के लिए। महकमा तालीम का स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां 24 दिसंबर से देने का फैसला। मौसम सरमा की छुट्टियां 1 जनवरी तक जारी रहेंगी। महकमा तालीम का स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां देने का फैसला। मौसम सरमा की छुट्टियां 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक जारी रहेंगी। 2 जनवरी से स्कूल दोबारा खुलेंगे। स्कूलों को 24 दिसंबर से कबल समाही इम्तिहानात की हिदायत नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद जारी होगा। बात कर लेते हैं जुनेद रियाज से। जी बताइएगा जुनेद, छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। ये छुट्टियों के हवाले से फैसला किया गया कि 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक जो है इस साल छुट्टियां दी जाएंगी, क्योंकि पिछले साल स्मोक की वजह से जल्दी छुट्टियां दे दी गई थी, लेकिन इस बार क्योंकि हम सूरत हाल कदरे बेहतर है तो हम छुट्टियां जो है वो 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक रहेंगी। और इस हवाले से स्कूलों को भी हिदायत जारी कर दी गई है कि वो अपने जो समाही इम्तिहानात है 24 दिसंबर से पहले ले लें ताकि नताइज जो है वो 24 दिसंबर को जारी कर दिए जाए और उसके बाद जो तालीमी इदारे हैं वो 2 जनवरी से दोबारा खुलेंगे। जी बहुत शुक्रिया जुनेद अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में जिला काउंसिल की जानिब से तरक्याती स्कीमों का ऐलान। दही इलाकों में 56 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों पर काम होगा। अरकान पार्लियामेंट की तजावीज़ पर स्कीमें मंजूर की गई हैं। जिला काउंसिल की जानिब से तरक्याती स्कीमों का ऐलान कर दिया गया है। दही इलाकों में 56 करोड़ के तरक्याती मंसूबों पर काम होगा। अरकान पार्लियामेंट की तजावीज़ पर स्कीमें मंजूर की गई हैं। इमारतों की 4 दीवारी और वाटर सप्लाई की स्कीमें शामिल। स्कीमों की टेंडरिंग कल होगी। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताइएगा इस हवाले से। बात करें डेवलपमेंट स्कीमों के हवाले से तो जिला कौंसिल के लिए अच्छी खबर है, दही इलाकों के लिए भी अच्छी खबर है। 700 से ज़्यादा देहातों में डेवलपमेंट स्कीमों की मंजूरी दे दी गई है, जहां पर 56 करोड़ की लागत से तरक्याती स्कीमों की मंजूरी होगी। MPMNs की रिकमेंडेशन के साथ जिला कौंसिल में स्कीमें मंजूर की गई हैं। 56 करोड़ से फैसलाबाद के जो ज़िले के जो गाँव हैं 700 के करीब गाँव, उनके मसले हल होंगे, जहाँ पर
रोड्स का मसला होगा, रोड्स की मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग का मसला होगा, कब्रिस्तानों की चार दीवारी या सरकारी इमारतों की चार दीवारी का मसला होगा, वो तमाम हल किए जाएंगे। और इस सिलसिले में ये एक बड़ी अहम बात है, कल टेंडरिंग की जाएगी और इसमें हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है, ज़िला कौंसिल की जानिब से, कि कल ड्यूटी के औकात में ही जो टेंडर वसूल किए जाएंगे जो भी करवाना चाहता है, और कल 1 बजे ही जो टेंडर्स है वो ओपन कर दिए जाएंगे। इसमें टेक्निकलिटीज़ यहाँ पर अभी हो रही हैं कि 5 बजे दफ्तरी औकात होता है और 1 बजे टेंडर्स ओपन होंगे, तो इसमें जो कई तरह के इतराज़। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया एमसी हाईवे हुक्काम की अदम तौजी, फैसलाबाद झालपुर अब्दुल सत्तार ईदी फ्लाईओवर टूट फूट का शिकार, खस्ता खाली की वजह से बिलों के माबैन राब्ता खत्म हो गया है, ज्वाइंट पुल से अलग हो गए हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुक्काम खामोश तमाशाई बन गए हैं, ज्वाइंट पुल से अलग हो गए, बड़े हादसे का खदशा है। ताहाल झालपुल की तामीर और मरम्मत का काम सर अंजाम न दिया जा सका, फ्लाईओवर रोजाना हजारों गाड़ियां ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होता है। बात कर लेते हैं इमरान असलम से, इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, जाल पुल और अब्दुल सत्तार ईदी फ्लाईओवर जगह जगह से खस्ता हाली का शिकार है। जाल पुल के माबैन जो राब्ता पुल ज्वाइंट है वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, जिसके पाइप जो है वो पुल में जो है वो वाइब्रेशन का भी खतरा हो चुका है। और उसके साथ साथ जाल पुल और अब्दुल सत्तार ईदी फ्लाईओवर रोजाना जो है हजारों जो व्हीकल्स हैं इस पुल को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन एफडीए काम, जिला इंतजामिया, म्यूनिसिपल और हाईवे हकाम की अदम तवज्जो के बायस से ये फैसलाबाद का जो मसरूफ तरीन जो रहने वाला पुल है ये खस्ता हाली का शिकार है। महकमा हाईवे हकाम की जानब से ना तो इस पुल के माबैन ज्वाइंट डाले गए, जिसके बरक्स दोनों पुलों के माबैन जो है वो राब्ता पुल खत्म हो चुका है, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो फुटपाथ बैरियर्स है वो भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, जिसके बायस फैसलाबाद का ये हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होने वाला जाल पुल जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। लेकिन ताहाल जिला इंतजामिया एफडीए का। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। चिन्यूट शहर के पोश इलाके सैटेलाइट टाउन बहार कॉलोनी के पार्क की अबतर सूरत हाल, पार्क के चारों तरफ कूड़े करकट के ढेरों से ताफुन ज़दा फैलने लगा है, चार दीवारी भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। मकीन कहते हैं इंतजामिया ने यहां सफाई करवाई, ना ही पार्क की बहाली के लिए इकदाम किए गए। बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, जान लेते हैं उनसे। बाबर बताइएगा। जी, शहर का ये पोश इलाका है सैटेलाइट टाउन, और सैटेलाइट टाउन में वाक़ बिहार कॉलोनी है, और यहाँ का जो पार्क है वो इंतहाई खस्ता हाल है। म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया की वजह से ये वीरानियों में तब्दील हो गया, जिस वजह से न सिर्फ इसकी चार दीवारी जो है वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, बल्कि चारों दीवारी के साथ चारों कोनों पर मुख्तलिफ जगहों पर, और इसके साथ साथ जो पार्क है उसके अंदर भी जगह जगह पर गंदगी के ढेर हैं, और चार दीवारी जो है वो टूट चुकी है, जिस वजह से अहले इलाका को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका मौजूद है, उनसे बात करते हैं। यहाँ कोई सफाई वगैरह भी हुई है? डीसी साहब ने कहा था हम सफाई करवाएंगे पार्कों की, तो इस पार्क में भी कोई सफाई हुई है, क्या कहेंगे? ये हमारा बिहार कॉलोनी का पार्क है, अरसा दराज से ये वैसे ही पड़ा है। डीसी साहब के स्पेशल हुक्म के मुताबिक कि हम ये हफ्ता मनवा रहे हैं सफाई का, लेकिन अभी तक एक झाड़ू वाला भी हमारे पार्क के नज़दीक नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि पार्क के बैक साइड पर कंटेनर पड़ा है जो कि गंदगी से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है, लेकिन कूड़ा करकट उठाने वाला कोई नहीं है। और आप पार्क के साइडों पर देख लें कि हमारे जंगले और हमारी जो ये मेन दरवाजे थे पार्क के वो भी कोई नशई उठा कर ले गया है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और हम अहले मोहल्ला बिहार कॉलोनी डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्पेशल जो हफ्ता सफाई का मना रहे हैं वो अपने कोई नुमाइंदे। बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सिंग के महल्ला इरफात में वाक़ जुबैदा मस्जिद गंदगी में घिर गई। मस्जिद के दरवाजे के सामने बना गंदगी का ढेर मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। मकीनों का कहना है ताफुन की वजह से मस्जिद जाते हुए नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बात कर लेते हैं उसामा यासीन से, बताइएगा जो वहां पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम टोबा टैक्सिंग के महल्ला अरफात में मौजूद हूँ। महल्ला अरफात में वाक़या जामिया मस्जिद जुबैदा और उसके साथ वाक़या मदरसा जिसमें बच्चियाँ बैठकर दरसे कुरान की तालीम हासिल करती हैं।
کے پیچھے اس کے بالکل سامنے کچرا کنڈی اہل علاقہ کی جانب سے بنائی گئی ہے. انتظامیہ جو ایک مہینے کے بعد آ کر کچرا اٹھاتی ہے. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا درپیش ہے. شہری کوڑا کرکٹ یہاں پر پھینکتے جا رہے ہیں جس پر ڈھیر لگتے جا رہے ہیں. انتظامیہ جو ہے یہاں سے کوڑا اٹھانے کی بجائے مزید کوڑا پھینک جاتی ہے. شہریوں کا یہی مطالبہ ہے, علاقہ مکینوں کا یہی مطالبہ ہے کہ اس کچرا کنڈی کو اٹھا کر شہر سے باہر شفٹ کیا جانا چاہیے. میرے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں, سراپا احتجاج ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. سر بتائے گا, کچرا کنڈی ہے مسجد کے سامنے, کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سر جی, ہم لوگ تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہے. جب ہوا چلتی ہے تو مسجد میں بہت بدبو جاتی ہے اور چھاپر جو ہیں وہ اوپر اڑ کے جاتے ہیں. یہاں سے بچوں اور ہم لوگوں کا بہت مشکل ہے. مدرسہ میں, سکول میں یہ چیز, مسجد میں, مدرسہ میں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے سر. جی بالکل, ان کا یہ کہنا ہے کہ مدرسے کی بے حرمتی ہو رہی ہے, مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے. نماز پڑھتے ہیں تو ہماری وضو کر کے جاتے ہیں تو وضو جو ہمارا خراب ہو جاتا ہے. میرے ساتھ اور بھی موجود ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. بتائے گا کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے اس وقت؟ السلام علیکم جی, ساڈا مطالبہ ہے جی, اتنے لوگ پیمپو رہنے نے گندے سٹ کے جاندے اور جڑے آتے ہیں انتظامیہ والے وہ بھی اتنے سٹ کے جاندے نے محلیاں کا کٹھا کر کے. وہ جو وضو کر کے نماز پڑھنے اینی بدبو آتی, مسجد کی بدبو, بچیاں کا مدرسہ اتوں بھی بدبو اینی آتی ہے. لہٰذا ساڈا مطالبہ ہے کہ یہ چکیا جائے, اس ختم کیا جائے. اسی کئی دفعہ بندے نے ڈکتا ہے لیکن وہ لڑائی کرنے کو آتے ہیں زیادہ تر. کئی دفعہ دن بھی سٹ کے جاتے ہیں. ایڈے کہ لوگ شرم ہی کو نہیں لوگوں نے آتی کہ مسجد کا نال مدرسہ کہ اسی نہ کسی نہ سٹیے. تو یہ بہت زیادہ ساڈا مطالبہ ہے کہ یہاں اتوں ختم کیا جائے. اور انتظامیہ کا واسطے ہے کہ انتظامیہ بھی اتوں پرہیز کرے کہ یہ نہ سٹے. انتظامیہ آتی نہیں, کئی دفعہ جا کے درخواست دے دیا, نہیں آتے ہے. وہ کہتے جی آنے جی, آنے کہہ کے 2 مہینے نہیں آتے ہے. لہٰذا یہ ختم کیا جائے, مہربانی یہاں کی انتظامیہ والوں کی. جی بالکل, آپ نے ان کی بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ متعدد بار ہم شکایت اس پر درج کروا چکے ہیں. میرے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ ان کا مطالبہ کیا. بتائیے گا کہ کچرا کنڈی یہ کب سے یہاں پر بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر کیا شکایت کبھی درج کروائی آپ نے؟ السلام علیکم سر جی, اب کافی دیر تو ہے. مسجد بچیوں کا مدرسہ ہے, وہ بچیوں کا بھی کافی بار ہم لوگوں کو کہا. اسامہ, بہت شکریہ آپ کا. جھنگ میں ترقیاتی منصوبے میں سست روی, ایوب چوک سے علی آباد منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا, جبکہ روڈ کے ساتھ گرین بیلٹ کا کام مکمل ہونے سے ٹرانسپورٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں, جھنگ میں ترقیاتی منصوبوں میں سست روی دیکھی گئی ہے. ایوب چوک سے علی آباد منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے, جبکہ روڈ کے ساتھ گرین بیلٹ کا کام نامکمل ہونے سے ٹرانسپورٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں, جھنگ میں ترقیاتی منصوبوں میں سست روی دیکھی گئی ہے. ایوب چوک سے علی آباد منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے. بات کر لیتے ہیں وسیم عزیز سے, موجود ہے ہمارے ساتھ. وسیم, بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, جنگ میں جو ہے وہ ایوب چوک سے لے کر علی آباد تک کا یہ روڈ کا منصوبہ تھا جو تاخیر کا شکار ہو گیا ہے. ایک جانب یہ روڈ بنایا گیا ہے, وہیں پر اس روڈ کے ساتھ گرین بیلٹ بنائی جانی تھی جو کہ نہیں بنائی گئی. روڈ کے درمیان جو ہے گہرے گڑھے موجود ہونے کی وجہ سے آئے روز ایکسیڈنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں. اسی کے ساتھ رات کے اوقات میں یہاں پر اسٹریٹ بڑی گاڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہیوی ٹریفک یہاں پر گزرتی ہے. اسی کے ساتھ موٹر سائیکل جو ہے وہ اکثر حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹرانسپورٹر کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. دونوں اطراف جو ہے روڈ کے ٹرانسپورٹرز کے اڈے موجود ہیں. یہاں پر ٹریفک کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے ساتھ یہاں پر ٹرانسپورٹر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا, روڈ کے درمیان گہرے گڑھے موجود ہیں, کام جو ہے نامکمل ہے, منصوبہ نامکمل ہے, تو اس پر کیا؟ جی 6 مہینے ہو گئے, بلکہ 2 سال تو ہو گئے. ایک پوزیشن جا رہی ہے کہ 20 دن مہینہ کم ہوتا ہے, 20 مہینے بعد پھر وہ بند کر کے کم چلے جاتے ہیں. اے کھڈے پی گئے, رات کو موٹر سائیکل لے جاتے ہیں آن کے بجتے ہیں. نہ کوئی لائٹ ہے, نہ کوئی رات کو بالکل گڈی والا کوئی کراس کرتا ہے, کار فس جاتی ہے, کوئی نہ کوئی چیز توڑ جاتی ہے, گڈی نہیں نکل سکتی. اس وجہ تو کر کے بہت پریشان ہیں. ویکھ لو سارے جتنے مکمل ایوب چوک تو لا کے سیشن چوک تے بلکہ تھانے صدر چوک تے یہی پوزیشن ہے. 20 دن 10 دن جہاں نواں کام ہوتا ہے اس تو بعد اگلا 6 مہینے بعد کام رک جاتا ہے. اس وجہ تو بہت پوری عوام جڑی ہے نا شہر کی پریشان ہے, اس خاص طور اس روڈ. جی بالکل, شہر میں ڈیولپمنٹ کام رک جانے کی وجہ سے شہری شدید جو ہے مشکلات کا شکار ہے. میرے ساتھ کچھ اور ٹرانسپورٹر موجود ہیں. سر بتائیے گا, گاڑی آپ کی یہاں سے گزرتی ہے, کس قسم کی مشکلات کا یہاں پر آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سر بہت مشکل ہوتی ہے. آپ ٹرانسپورٹر ہیں سارے, اس کا کام ہو, کوئی ایکسل ٹوٹ جاتے ہیں, کوئی جناب وہ ٹائر خراب ہو جاتے ہیں, بہت بڑے گندے کھڈے ہیں. مہربانی کر کے سر روزانہ سے کم کریں اور زیادہ
इस तो बाद सर असीं बहुत परेशान है। कोई ड्राइवर आना है, कोई कैसे ड्राइवर है, कोई वे ठोक देंगे, पता ही नहीं होंदा। नवा ड्राइवर आंदा है, पता ही नहीं चलता कि की काम होंदा है, और जो पता होंदा रास्ता बंद होंदा है, वो गाड़ी खड्डे डाल देंदा है। जी बिल्कुल, जो ड्राइवर जो है वो बाहर से होते हैं, दूसरे अजला से ड्राइवर आते हैं, उन्हें इस रोड का नहीं पता होता है, जिसकी वजह से जो है वो अक्सर हादसात का शिकार हो जाते हैं। रोड पर गहरे गड्ढे मौजूद होने की वजह से ट्रांसपोर्टर को जहां पर मुश्किलात का सामना है, वहीं पर यहाँ पर जो है शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हुकाम बाला से दरख्वास्त की गई है कि इस मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। वसीम अब बहुत शुक्रिया वसीम आपका। बुहारा में आटे का मसनूई बहरान, यूटिलिटी स्टोर्स और चक्कियों से आटा गायब हो गया। गंदम की कीमत आसमान से बातें करने लगी। बात कर लेते हैं फखर दीवान भुट्टा से, मौजूद है हमारे साथ। फखर बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दियां शुरू होते ही आटे का बहरान पैदा हो गया, तो दूसरी तरफ गंदम की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी है। ओपन मार्केट में गिरां फरोशों और नाजायज मुनाफाखोरों ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो यूटिलिटी स्टोर से भी सब्सिडाइज आटा गायब हो गया है। शहरी अपने बच्चों के लिए आटे के असूल के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, आटा नहीं मिल रहा, गंदम की कीमत भी ज़्यादा होगी, क्या कहना चाहेंगे सर? भाईजान, आटा सानू नहीं मिल रहा, तंग है, बच्चे निक्के निक्के रोटी तो तंग है, तो बाजार में जाने आटा नहीं मिल रहा, स्टोरां पर दुकाना पर मिल रहा है तो 700 रुपए का गट्टू मिल रहा है, तो मशीना ते जाने 130 रुपए किलो, वो भी किस मशीन ते मिलता है, किस मशीन ते नहीं मिलता। 4000 रुपए नू कणक है, 3000 है गवर्नमेंट का रेट, तो 4000 नू कणक दे रहे हैं। तो यूटिलिटी स्टोर ते भी भाईजान नहीं थैले मिल रहे। असी जिस टाइम जाने उन्होंने अगू गल करते वो आंदे पिछू आ नहीं रहा, तो असी कितों दईए, तो मशीना वेख लो आप सही बंद हैं सारियां, तो असी आटे तो बहुत तंग है, मेहरबानी की जाए। जी बिल्कुल, शहरी की आपने बात सुनी। शहरी का ये कहना है कि गंदम की कीमत जो है वो 4000 रुपए मन तक पहुंच चुकी है, जबकि ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला जो है वो। बहुत शुक्रिया फखर आपका। झंग में डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी की जानिब से हुकूमती डेडलाइन पर क्रशिंग सीजन के आगाज बारे सख्त पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस बताइएगा। बिल्कुल, जंग में डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी की ज़ेर सदारत जो है क्रशिंग के हवाले से आला सदी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें क्रशिंग के हवाले से तमाम तो शुगर मिल्स को जो है हिदायत जारी की गई है कि 25 नवंबर तक जो है क्रशिंग का अमल जो है उसको लाजमी तौर पर शुरू किया जाए। डिप्टी कमिश्नर में सर मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्रशिंग के हवाले से हुकूमती जो है वो वाज़ेह हिदायत हैं, इसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए ज़िला इंतजामिया क्या है पॉलिसी इख्तियार करेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चूँकि हमारी एक वीकली मीटिंग हुई है एग्रीकल्चर एडवाइजरी की, जिसमें मैंने स्पेशली शुगर केन मिल्स के जो हमारी एसोसिएशन उन सब के नुमाइंदे जो हमारे मैनेजर्स लेवल के हैं उनको मैंने बुलवाया और उनसे यही गुजारिश की है कि चूँकि ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन है और हमने 25 तक जो है वो क्रशिंग स्टार्ट करवानी है, और सब ने इस पे इजहार किया है, इत्मीनान का इजहार किया है और वादा किया है कि वो क्रशिंग जो है 25 तक स्टार्ट करवाएंगे, और इससे जो है जो मेन इफेक्ट होगा हमारी जो वीट की जो काश्त है वो इंशाल्लाह 100% हो जाएगी। जी क्रशिंग के हवाले से भी बर वक्त आगाज किया जाए। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद पुलिस कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश बर वक्त मुकम्मल कर सकी और ना ही 60% कत्ल के मुल्जिमान गिरफ्तार किया जा सके। बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस कत्ल की वारदातें रोकने में तो नाकाम है ही थी, मगर फैसलाबाद पुलिस कत्ल के मुकदमात में मुलव्वस मुल्जिमान की बड़ी तादाद को भी गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी है, और इसी के साथ साथ कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश भी वक्त पर मुकम्मल करना फैसलाबाद पुलिस के लिए बोझ की तरह बनकर रह चुका है। फैसलाबाद पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल 341 अफराद को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कत्ल किया गया, जिनके मुकदमात भी दर्ज किए गए। 341 कत्ल की वारदातों में जो मुल्जिमान मुलव्वस थे उनकी तादाद 545 थी, जिनमें से अभी तक 275 मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं किए जा सके। कुल मुल्जिमान का 60% अभी तक
पुलिस की पहुंच से दूर है। इसी तरह 140 मुकदमात ऐसे हैं जिनके अभी तक चालान अदालतों में नहीं पेश किए जा सके। ये मुकदमात अभी तक पुलिस के पास ज़ेरे तफ्तीश है और अभी तक पुलिस इनकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर सकी। 9 मुलजमान जो कत्ल के मुकदमात में मुलव्वस थे वो अबूरी जमानत पर रिहा हो गए, जबकि 6 मुलजमान बेगुनाह करार दिए जा चुके हैं। इस सूरत हाल में जब पुलिस की जानब से बड़ी तादाद में मुलजमान गिरफ्तार नहीं किए जा सके, यही मुलजमान। बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। बिजली के मीटर से छेड़छाड़ नहीं बल्कि डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी का हैरान कुन तरीकाकार सामने आ गया। सारिफ के ट्रांसफार्मर में जदीद डिवाइस लगाकर बिजली चोरी पकड़ी गई। फेस्को अफसरान की आंख से ओझल सारिफ 6 माह से बिजली चोरी करता रहा। बात कर लेते हैं अवैस से, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली के मीटर से छेड़छाड़ नहीं बल्कि डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी का हैरान कुन तरीका जो है वो सामने आया है। सारफ की ट्रांसफार्मर में जदीद डिवाइस लगाकर बिजली चोरी जो है वो पकड़ी गई है। फेस्को अफसरान की आंखों से ओझल सारफ 6 माह से बिजली चोरी करता रहा। सब डिवीजन बंडाला जोहल जो है अड्डा जोहल का इलाका है, जहां पर लोहा फैक्ट्री 6 माह से जो है वो बिजली चोरी कर रही थी और 6 लाख यूनिट्स जो है वो चोरी किए हैं। लोहा फैक्ट्री से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी की है। FIA की निशानदही पर फेस्को की स्पेशल टास्क फोर्स की जानिब से जो है वो बिजली चोरी पकड़ ली गई है और फेस्को हुकाम का यही कहना है कि बिजली चोर सारफ के खिलाफ मुकदमे का अंदराज करवा दिया गया है। सब डिवीजन बंडाला कॉलोनी का जो है ये इलाका है, जहां पर अरसा दराज से बिजली चोरी कर रही थी लोहा फैक्ट्री है और इस सारफ की जानिब से जो है वो जदीद तरीकाकार से ट्रांसफार्मर में जो है वो डिवाइस लगाकर और ज़ेरे ज़मीन सिस्टम के तहत। बहुत शुक्रिया अवैस आगाह करने के लिए। डेप्यूटी कमिश्नर का मदीना टाउन में वाक़ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन फॉर ब्लाइंड का दौरा हुआ है। बात कर लेते हैं वकास बेग से। वकास, बताइएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख ने गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल फॉर स्पेशल एजुकेशन ब्लाइंड का दौरा किया है। मदीना टाउन में न सिर्फ बच्चों से मुलाकात की है बल्कि स्कूल का मुकम्मल विजिट भी किया है और इसी स्कूल को इसी तरह के दीगर स्कूलों के साथ साथ जो है अपग्रेड करने की बातें जो है वो भी की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। सर, ये बताइएगा कि स्पेशल बच्चे, ब्लाइंड बच्चे जिनके स्कूल का आज आपने दौरा किया और यहाँ पर ब्लाइंड हुनरमंद अफराद से भी आपने मुलाकात की, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस इदारे की जो मैनेजमेंट है उसको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, जितनी अच्छी तरीके से और इखलास के साथ ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पे बेसिकली इस पूरी प्रेमिसेस के अंदर 2 इदारे चल रहे हैं, एक नाबीना बच्चों के लिए इदारा है और एक फिर स्लो लर्नर बच्चों के लिए इदारा है। और अब हमने आज एक्चुअली एक पार्टनरशिप का हम आगाज़ कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के 2 जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, वो स्पेशल बच्चों की नीड्स को देख रहे हैं। एक स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है और एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। तो हम इन दोनों को आज अमलगमेट करके एक कोऑर्डिनेशन का एक मैकेनिज्म आज हमने इवॉल्व किया है और डायरेक्टर जो हमारे हैं जो सोशल वेलफेयर के, उनको टास्क किया है कि ये एक पूरी नीड असेसमेंट करें और ये मुख्तलिफ इदारों में कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर कमी है, ताकि फिर जो हमारे शहर के मुखैर हजरात हैं वो भी और जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको भी मिलाकर हम इन इदारों की बेहतरी के लिए काम कर सकें। और अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि जिस तरह आम बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद माशरे का एक मुफीद शहरी बनते हैं, तो ये बच्चे भी हमारे पीछे ना रह जाएं, ये भी माशरे का उसी तरह मुफीद शहरी बने। अच्छा, बिल्कुल, ये बच्चे भी माशरे का उसी तरह मुफीद शहरी बने, इसीलिए तमाम तर जो है बातें ना सिर्फ की गई बल्कि ऐसा एक ग्रुप तश्कील दिया गया है जिसमें स्पेशल एजुकेशन के। शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। जंग में पंजाब बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इलामा इकबाल और कायद आज़म स्काउट्स टेस्ट का सालाना इम्तिहान का इनेकाद हुआ है। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। बताइएगा रमज़ान इस हवाले से। जी बिल्कुल, स्काउट एसोसिएशन के तहत झंग में भी जो अलामा इकबाल स्काउट्स और कायद आज़म स्काउट्स के सालाना इम्तहानात जो हैं उनका इनेकाद किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामिया हाई स्कूल में, जहां पर तलबा के जो है वो इम्तहानी सिलसिला जो है वो जारी है और जो स्काउट्स एसोसिएशन है उसके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, फोकल पर्सन और रईस इदारा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सिर्फ से भी बताइएगा कितना ज़रूरी है कि स्काउट्स के बारे में भी जो है वो तलबा में आगाही हो और स्काउट्स एसोसिएशन जो है वो अपना फ़ाल किरदार अदा करें?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये जो छोटे बच्चे हैं शाहीन स्काउट्स, इनके 3 सेक्शन होते हैं। एक स्काउट्स शाहीन स्काउट्स होते हैं, बॉय स्काउट्स और ओवर स्काउट्स। जो शाहीन स्काउट्स की लिमिट है वो 7 से 9 साल तक है, 9 से 11, और जो बॉय स्काउट्स हैं वो 14 से 17 साल तक है। उसके बाद 17 से प्लस जो हैं वो ओवर स्काउट में शामिल करते हैं। जैसा कि इनको अब ये स्काउट टेस्ट जो है वो यहाँ पे लिया जा रहा है, कैरम स्काउट्स का और शाहीन का। ये यहाँ से बच्चे टेस्ट देने के बाद जब पास होंगे उसके बाद इसको जो कमिश्नर हमारे गवर्नर साहब हैं उनके सिग्नेचर से इनको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और उसके अलावा ये गोल्ड मेडलिस्ट के लिए यहाँ से जो सिलेक्ट होंगे उनका उसके बाद गोल्ड मेडलिस्ट जो करेगा उसके लिए भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फोकल पर्सन हमारे साथ मौजूद है अशफाक साहब, क्या कहना चाहेंगे वालिदैन और उसातिज़ा की क्या किरदार है स्काउटिंग के इस शोबे को प्रमोट करने में? सर, पेरेंट्स और स्काउट इंचार्ज को चाहिए कि वो अपने अपने स्कूलों में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्काउटिंग मूवमेंट्स के बारे अवेयरनेस दें, ताकि जो बच्चे हैं उन्हें जो स्काउटिंग की जो मूवमेंट्स है, जो अवेयरनेस है, मुकम्मल अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे जो स्काउट्स हैं जो हमारे प्यारे मुल्क के लिए एक बेहतरीन कारआमद शहरी बन सकें। हमारे साथ रईस इदारा भी मौजूद है, हाफिज साहब ये बताइएगा। बहुत शुक्रिया रमज़ान आगाह करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद में साइका क्रिकेट एकेडमी के ज़ेर एहतमाम ब्लू 11 और रेड 11 के माबैन टाकरा। बात कर लेते हैं अली रजा से। अली रजा बताएगा इस मुकाबले के हवाले से। जी बिल्कुल, साइका एकेडमी के ज़ेर एहतमाम आज इकबाल स्टेडियम में ब्लू और वाइट की टीम के माबैन जो है वो टाकरा देखने में मिल रहा है, जिसमें दोनों टीमें पुरआज़्म हैं कि आज का मैच वो विन करेंगी। दोस्ताना मैच रखा गया जिसमें जूनियर्स और सीनियर्स को मिक्स करके जो है वो मैच खेला जा रहा है। लिटिल स्टार मेरे साथ मौजूद से बात करते हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, कैसी बॉलिंग रही और ऐसे मैचेस होने चाहिए? हाँ जी, ऐसे मैचेस होने चाहिए और आज मैंने अच्छी बॉलिंग की, मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और नेक्स्ट मैचेस में इससे भी अच्छा करूँगा। नेक्स्ट मैच इससे भी अच्छा करूंगा। भाईजान आप क्या कहेंगे ऐसे मैचेस और खासकर दोस्ताना मैच के हवाले से बताइएगा। जी बहुत अच्छा माहौल मिला, थैंक यू साइका, थैंक यू साबिर सर, बहुत अच्छा माहौल मिला। अच्छा माहौल मिला। यहाँ पे और भी मौजूद हैं, भाई आप क्या कहेंगे मैच के हवाले से और खासकर ऐसे मैचेस के हवाले से कि आपको वहाँ से अकेडमी से उठाकर अकबार स्टेडियम में खिलाया जा रहा है? एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जब नेट से आप सीधा मैच में, तो मेन प्रैक्टिस देखिए मैच होती है, तो अब मैच में जब बच्चे परफॉर्म करते हैं कॉन्फिडेंस उनका और बढ़ता है, और ये इस तरह के फ्रेंडली मैचेस और होने चाहिए क्योंकि बच्चों को कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा तो वो परफॉर्म भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। और थैंक यू साबिर भाई, सईद अजमल साहब जिन्होंने परफॉर्म करेंगे। आप क्या कहेंगे जूनियर्स के साथ बड़े भी खेल रहे हैं और तमाम को मिस करके खिलाया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी सईद अजमल अकेडमी जिनकी कावश है, सईद भाई और साबर भाई जिन्होंने छोटे बड़े बच्चों को इकट्ठा करके इकबाल स्टेडियम में मैच करवाया है और बड़ी अपॉर्चुनिटी है इनके लिए और अच्छा मौका है बच्चों को परफॉर्म करने का। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ये बच्चे परफॉर्म करें ताकि नेक्स्ट पाकिस्तान को ये रिप्रेजेंट करें। जी बिल्कुल, यही बच्चे आगे जाके जो है वो पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन करें, तो उन बच्चों को तैयार किया जा रहा है और उनको ऐसे बड़े ग्राउंडों में खिलाने का मकसद सिर्फ ये है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़े, ताकि वो किसी भी मैदान में जो है वो मात ना खाएं और इसी तरीके से अपनी गेम जो है बरकरार रखें। बहुत शुक्रिया अली रजा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।